Hello friends, I strongly welcomes all of you in this YouTube channel। दोस्तों आज की यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम प्री इंडियन इंग्लिश नॉवेल के बारे में बात करने वाले हैं। प्री इंडियन इंग्लिश नॉवेल मीन्स 1947 से पहले लिखी जाने वाली नॉवेल और उनकी थीम, कौन कौन से नॉवेलिस्ट थे, इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, बट आई एम श्योर दैट इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अगर हम बात करें दोस्तों इंडियन इंग्लिश नॉवेल के बारे में, तो यह हमारे इंडिया में काफ़ी लेट से आया, क्योंकि दोस्तों 1947 से पहले हमारा देश खुद की फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तो इस प्रकार से हमारे देश में बहुत से ऐसे कम नॉवेलिस्ट थे जो नॉवेल में इंटरेस्ट दिखाते थे, नॉवेल लिखने में इंटरेस्ट दिखाते थे। इनमें से अगर हम बात करें तो रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने अपनी पहली बुक या फिर कह सकते हैं कि अपनी पहली पत्रिका को 1835 में कोलकाता लिटरेरी गेजेट, दोस्तों नेम याद कर लीजिएगा इसका, कोलकाता लिटरेरी गेजेट में 1835 में अब उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक को पब्लिश करवाई थी। और इस बुक में उन्होंने यह दिखाया था कि किस प्रकार से हमारे भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। भले ही वे इसमें सक्सेस नहीं हैं, लेकिन किस प्रकार से वे देश को आज़ाद कराने के लिए तत्पर है। तो दोस्तों यह रमेश चंद्र दत्त की पहली बुक थी, और या फिर हम इसे कह सकते हैं कि यह पहली पत्रिका थी जिसे रमेश चंद्र दत्त ने 1835 में पब्लिश करवाई थी। लेकिन दोस्तों यह क्रमागत रूप से लिखी हुई नहीं थी, मतलब पार्ट बाय पार्ट करके इसे लिखी गई थी। तो यह एक सीरियल और कह सकते हैं कि रेगुलर नॉवेल नहीं थी। लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी की जो नॉवेल थी राजमोहन्स वाइफ, वह सीरियल क्रम में लिखी गई थी। तो इसलिए हम राजमोहन्स वाइफ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, उसे हम इंडिया का फर्स्ट नॉवेल कहते हैं। तो दोस्तों यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसे ज़रूर नोट कीजिएगा। भारत की पहली नॉवेल किसे कहा जाता है, तो वह है राजमोहन्स वाइफ, जिनके राइटर्स हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो फ्रेंड्स, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी राजमोहन्स वाइफ, उसे 1864 में इंडियन फील्ड में पब्लिश की गई थी। 1864 ईस्वी में इस नॉवेल को पब्लिश किया गया था। अब दोस्तों इसके आगे हम बात करते हैं, अगर 1860 से लेकर के 19वीं शताब्दी तक 1862 19th सेंचुरी तक की हम बात करें दोस्तों, तो उस समय अधिकतर राइटर्स जो कि मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे, वे अपने नॉवेल को अधिक पब्लिश करवाते थे और उनके नॉवेल को लोग पसंद भी करते थे, क्योंकि अधिकतर उस समय की जो नॉवेलिस्ट थे वे हिस्टोरिकल और सोशल थीम का यूज़ करते थे, जिसके कारण से लोग उन्हें पढ़ना काफ़ी पसंद भी करते थे। और इस प्रकार के नॉवेल से लोगों के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाती थी। वे अपने बारे में कम, देश के बारे में ज़्यादा सोचते थे, क्योंकि अधिकतर की नॉवेल इसी बेसिस पर आधारित ही होती थी। दोस्तों यह हर क्षेत्र में लागू होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, प्री इंडियन इंग्लिश पोइट्री में भी, कि अधिकतर पोइट्स ऐसे थे जो कि हमेशा देश को आज़ाद कराने के बारे में ही लिखा करते थे। तो इसी प्रकार से नॉवेलिस्ट भी थे दोस्तों, जो कि अधिकतर अपने नॉवेल में इन्हीं सब का जिक्र किया करते थे। तोरू दत्त की कुछ वंडरफुल नॉवेल्स में से एक है, जैसे अनफिनिश्ड नॉवेल, बियांसा, द यंग स्पेनिश मैडन। इस प्रकार की कुछ इम्पोर्टेंट नॉवेल है तोरू दत्त की। दोस्तों इसके बाद 1920 के बाद 1920 ईस्वी के बाद नॉवेल के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा था। इस समय के महत्वपूर्ण नॉवेलिस्ट में से एक के.एस. वेंकटा रामनी एंड कृष्णा स्वामी नागराजन। ये दो नॉवेलिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस नॉवेल कैरियर को, अब हमारे देश के नॉवेल को हाईएस्ट पीक पर ले जाने का काम किया था।
और इन्होंने इसकी बुनियादी नींव रखी थी। के एस वेंकटरामन की बात करें तो इन्होंने 2 वंडरफुल नॉवेल्स लिखी थी। इनके फर्स्ट नॉवेल का नाम है दोस्तों मुरुगानी द टिलर। मुरुगानी द टिलर जो कि 1927 में पब्लिश की गई थी। और इनकी जो सेकेंड नॉवेल का नाम है उसका नाम है कंदन द पेट्रियोट। कंदन द पेट्रियोट जो कि 1932 में पब्लिश की गई थी। तो इस प्रकार से इन दोनों ने के एस वेंकटरामन और कृष्णा स्वामी नागराजन ने नोवेल को एक अच्छी नींव दी। और दोस्तों कृष्णा स्वामी नागराजन की भी 2 महत्वपूर्ण नोवेल हैं, जिनका पहला नोवेल है आथावार हाउस। आथावार हाउस इन्होंने सन 1937 में पब्लिश की थी। और इनका सेकेंड नोवेल है क्रॉनिकल्स ऑफ केदाराम। क्रॉनिकल्स ऑफ केदाराम जो कि 1962 में, जी हाँ दोस्तों 1962 में पब्लिश की गई थी। तो इस प्रकार से कई ऐसे नोवेलिस्ट थे जिनका योगदान नोवेल को हाईएस्ट पिक पर ले जाने में काफ़ी अहम रहा है। लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें 1920 के बाद से, तो के एस वेंकटरामन और कृष्णा स्वामी नागराजन इन दोनों का योगदान इस क्षेत्र में नोवेल को हाईएस्ट पिक पर ले जाने में काफ़ी अहम रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर एक क्रमागत शुरुआत की बात करें, नोवेल के क्षेत्र में एक क्रमागत शुरुआत के बारे में बात करें तो वो स्टार्ट होती है 1930 से। 1930 ईस्वी के बाद से हमारे देश में 3 ऐसे पिलर, जिन्हें हम कह सकते हैं कि नोवेलिस्ट, जो 3 ऐसे नोवेलिस्ट थे जिन्होंने नोवेल को बहुत ही हाई लेवल पर पहुंचा दिया था दोस्तों। और वो तीनों का नाम था, उन तीनों का नाम है मुल्क राज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव। दोस्तों नाम याद कर लीजिएगा, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव। इन तीनों की तिगड़ी जिसे हम कह सकते हैं, तो इनके हाथों में नोवेल का ट्रिमेंडस ग्रोथ हुआ। और इन तीनों की जोड़ी ने नोवेल को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मुल्क राज आनंद के बारे में। इनके बाद आर के नारायण और राजा राव के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुल्क राज आनंद के बारे में। क्योंकि दोस्तों 1930 में भारत खुद को आज़ाद कराने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। भारत के लोग अपने कंट्री को आज़ाद कराने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और सारे लोग, ऐसे बहुत सारे नोवेलिस्ट थे, पोएट्स थे, जिन पर गांधी जी का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। उस समय गांधीवादी विचारधारा से अधिकतर राइटर्स और पोएट्स इन्फ्लुएंस्ड थे, काफ़ी प्रभावित थे दोस्तों। तो इस प्रकार से मुल्क राज आनंद भी गांधी जी के समर्थक थे और वे गांधीवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। वे हर मूवमेंट में इन्वॉल्व होते थे और उनकी नोवेल भी इसी प्रकार की सीरियस थीम पर भी आधारित होती थी। मुल्क राज आनंद दलित और गरीब पिछड़ों के लिए, गरीब लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए एक मसीहा के रूप में उभर करके सामने आए। वे बिना आवाज़ वाले लोगों के लिए आवाज़ बने। इसका मतलब है दोस्तों कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम किए जो कि काफ़ी अच्छी बात थी हमारे कंट्री के लिए और हमारे नोवेलिस्ट के लिए। दोस्तों मुल्क राज आनंद ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अपने नॉवेल्स के माध्यम से उन्हें काफ़ी सहयोग किया था। अब दोस्तों इनकी फर्स्ट नॉवेल की हम बात करें, मुल्क राज आनंद के फर्स्ट नॉवेल की बात करें तो उसका नाम था अनटचेबल। अनटचेबल दोस्तों बहुत ही फाइन नॉवेल में से एक है। बहुत ही अच्छी कैटेगरी की नॉवेल थी अनटचेबल, जो कि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों इसमें छुआछूत के बारे में वर्णन किया है मुल्क राज आनंद ने कि कैसे एक यंग लड़का, एक यंग झाड़ूदार वाला लड़का जो झाड़ू लगाने का काम करता है किसी के घर में, वह किस प्रकार से हाईएस्ट क्लास, जो कि उस समय दोस्तों भेदभाव काफ़ी चलता था, आप लोग भी जानते हैं। तो उस समय लोग छुआछूत को काफ़ी मानते थे। तो जो लड़का है, किस प्रकार से एक दलित लड़का भेदभाव महसूस करता है खुद के साथ, जो लोग हाईएस्ट क्लास के लोग हैं, हायर क्लास के लोग हैं, वे उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उन्होंने अनटचेबल में इसे काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है। दोस्तों अगर हम बात करें मुल्क राज आनंद के नेक्स्ट नॉवेल के बारे में तो वो थी कूली। कूली भी दोस्तों छुआछूत से ही रिलेटेड बातें डील करता है। छुआछूत से ही रिलेटेड सारी बातें डील करता है जिसमें
मुल्कराज आनंद ने काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है। इसमें भी लोगों के, पिछड़े लोगों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वे खुद के साथ भेदभाव महसूस करते हैं। इस प्रकार से मुल्कराज आनंद ने अपने नॉवेल्स के माध्यम से देश को अवेक करने का प्रयास किया था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम आर के नारायण के बारे में। आर के नारायण एक ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट में से एक है दोस्तों। द गाइड के लिए इन्हें सन 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। ऐसा मैंने पहले भी बता दिया था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अब आर के नारायण के बारे में, तो आर के नारायण भी इंडियन इंग्लिश नॉवेल में अपना प्रतिभा कायम कर चुके थे। उनके नॉवेल्स में आपको आयरनी, ह्यूमर, सेटायर और भी कई प्रकार के एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे। आर के नारायण की जो फर्स्ट नॉवेल है उसका नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जिसमें आर के नारायण ने एक स्कूल बॉय जिसका नाम स्वामीनाथन रहता है, तो एक स्कूल बॉय के बारे में एक शानदार वर्णन किया है। आर के नारायण की फर्स्ट नॉवेल थी स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में, जो कि उनकी नेक्स्ट नॉवेल है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में एक सेंसिटिव बॉय के बारे में डिस्क्राइब किया है आर के नारायण ने, जो कि वेस्टर्न कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन के बीच फंस जाता है। वेस्टर्न लोगों के प्यार करने का तरीका और इंडियन लोग यानी हमारे देसी लोग किस प्रकार से प्यार करते हैं, तो इस प्रकार के कल्चर के बीच वह उलझ कर रह जाता है। तो इसी के बारे में बैचलर ऑफ आर्ट्स में आर के नारायण ने अच्छी तरह से डिफाइन किया है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं द डार्क रूम, द फिनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड, वेटिंग फॉर महात्मा, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। तो और भी कई प्रकार से ऐसे नॉवेल्स हैं जिनमें आर के नारायण ने एक अपनी अलग छाप छोड़ी है। अगर दोस्तों हम बात करें द गाइड के बारे में, तो द गाइड के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी पुरस्कृत किया जा चुका है, जिसमें उन्होंने एक अंग लड़के के बारे में बताया है कि किस प्रकार से एक लड़का एक पापी आदमी से लेकर के एक प्योर साधु के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रकार से एक लड़का एक रेलवे स्टेशन पर काम करते हुए एक ओरिजिनल साधु बन जाता है, इसमें उन्होंने द गाइड में डिस्क्राइब किया है। और इसके लिए दोस्तों इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी पाया है। अगर आर के नारायण के इन सब नॉवेल्स को देखें तो उनकी जो नॉवेल्स है वो बिल्कुल लाइवली दिखती है, जीवंत टाइप से दिखती है, क्योंकि उसमें एलिमेंट ऑफ ह्यूमर का इतना अच्छा यूज़ किया गया है, जो कि एक नॉवेल के लिए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आर के नारायण के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ कि आर के नारायण की जो फर्स्ट नॉवेल है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जिसमें उन्होंने एक स्कूल बॉय के बारे में अच्छे से डिफाइन किया है, जिसका नाम रहता है स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन नाम के लड़के के बारे में इस नॉवेल में बताया गया है। बैचलर ऑफ आर्ट्स में उन्होंने एक सेंसिटिव बॉय के बारे में डिस्क्राइब किया है, जो कि वेस्टर्न कल्चर ऑफ लव एंड इंडियन ट्रेडिशन के बीच फंस कर रह जाता है। इसके बाद उन्होंने कई प्रकार के नॉवेल लिखे, जिनमें से द डार्क रूम, द फिनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड, वेटिंग फॉर महात्मा, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। इस प्रकार से उनके कुछ नॉवेल्स हैं और उनकी अधिकतर नॉवेल्स दोस्तों मालगुड़ी पर आधारित होती थी। मालगुड़ी एक इमेजिनरी स्टेशन है। मालगुड़ी एक इमेजिनरी प्लेस है जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है, ऐसा आर के नारायण कहते हैं अपने नॉवेल्स में, जबकि मालगुड़ी वास्तव में कोई प्लेस है ही नहीं। लेकिन उन्होंने आर के नारायण ने अपने अधिकतर नॉवेल में मालगुड़ी का जिक्र किया है। दोस्तों हमने मुल्कराज आनंद और आर के नारायण के बारे में जान लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राजा राव के बारे में। चूँकि नॉवेल्स को ग्रोथ कराने में, नॉवेल्स को आगे ले जाने में मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और राजा राव ये तीनों एक बड़े पिलर के रूप में प्रूव हुए थे। तो जो राजा राव हैं वे मेटाफिजिकल और फिलोसफिकल थीम पर लिखते थे अपने नॉवेल को। वे मेटाफिजिकल और फिलोसफिकल थीम पर अपने नॉवेल को लिखा करते थे, क्योंकि जिस प्रकार से मुल्कराज आनंद सीरियस थीम पर अपने नॉवेल को लिखा करते थे और आर के नारायण अपने नॉवेल्स को अधिकतर कॉमिक टाइप से लिखा करते थे, तो इसी प्रकार से राजा राव का भी लिखने का अपना एक अलग तरीका था। वे मेटाफिजिकल और फिलोसफिकल थीम पर लिखा करते थे। वो भी गांधीयन मूवमेंट से काफ़ी प्रभावित थे दोस्तों। गांधीयन मूवमेंट से उस समय राजा राव भी काफ़ी प्रभावित थे और
उसी थीम पर, और वही कारण है कि उन्होंने उनकी फर्स्ट नॉवेल जिसका नाम है कांथापुरा, इसमें उन्होंने एक ऐसे प्लेस का डिस्क्राइब किया है जहाँ के लोग स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कांथापुरा के बारे में उन्होंने बताया है। कांथापुरा एक प्लेस विलेज का नाम है जहाँ राजा राव कहते हैं कि वहाँ के सारे लोग इंगेज्ड हैं देश को फ्रीडम कराने में, देश को आज़ाद कराने में। तो आखिर गांधीयन मूवमेंट का ही प्रभाव था दोस्तों कि उन्होंने कांथापुरा नाम की एक नॉवेल लिखी और उसमें उन्होंने ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो कि कंट्री को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, जिसे हम कह सकते हैं। दोस्तों इसके आगे हम बात करें राजा राव की और भी नॉवेल्स के बारे में, तो उसका नाम है द सर्पेंट एंड द रोप। द सर्पेंट एंड द रोप, जिसके लिए राजा राव ने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता है। तो सर्पेंट एंड द रोप के लिए राजा राव ने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता है। दोस्तों यह एक मेटाफिजिकल नॉवेल है जिसमें उन्होंने इल्यूज़न और रियलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया है। द सर्पेंट एंड द रोप, दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, आपके लिए ज़रूरी भी है। इसके लिए उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता है और यह एक इल्यूज़न पर आधारित है, इल्यूज़न और रियलिटी के थीम पर आधारित है। दोस्तों इसके बाद हम बात करें द कैट एंड द शेक्सपियर, द कैट एंड शेक्सपियर, द कॉमरेड किरिलव, द कॉमरेड किरिलव, ये सब उनके अदर नॉवेल्स में से एक है दोस्तों। तो मुल्क राज आनंद, राजा राव और आर.के. नारायण के बारे में हमने बेसिकली इस नॉवेल में जाना है, क्योंकि दोस्तों इंडिया में नॉवेल को लाने में, नॉवेल को एक्सप्लोर करने में, नॉवेल के ग्रोथ में इन तीनों नॉवेलिस्ट का एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्हीं की देन है कि नॉवेल आज अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुका है इंडिया में। तो इस प्रकार से ये तीनों नॉवेलिस्ट एक पिलर के रूप में हमारे सामने प्रूव हुए हैं। दोस्तों और भी हम कई सारे नॉवेलिस्ट के बारे में बात करें, जैसे के.ए. अब्बास, हुमायूं कबीर, अहमद अली, तो ये सब भी कई ऐसे नॉवेलिस्ट हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन्होंने भी अपने नॉवेल्स के माध्यम से लिटरेचर को आगे बढ़ाने का काम किया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल बिफोर इंडिपेंडेंस, तो देश के आज़ाद होने से पहले के हम बात करें नॉवेल के बारे में, तो उस समय बहुत बड़े बड़े नॉवेलिस्ट नहीं थे हमारे इंडिया में, लेकिन जितने थे उन्होंने नॉवेल को अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि उस समय दोस्तों नॉवेल एक अपने एक्सपेरिमेंटल एज पर था, लर्निंग स्टेज पर था। फिर भी मुल्क राज आनंद, आर.के. नारायण और राजा राव जैसे महान नॉवेलिस्ट ने इसे बहुत बड़े लेवल तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी आगे आने वाले दिनों में। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। धन्यवाद।